नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। हर बार की ही तरह इस देश दुनिया के 2-3 बड़े मुद्दों को समेटे हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपसे उस बड़े मुद्दे के हर पहलू को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस मुद्दे का इतिहास, वर्तमान और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, उन सब पहलू को समेट कर आप तक पहुँचा सकूँ। और हमें लगता है कि जिन मुद्दों को हमने वक्त से पहले आप तक लाने की कोशिश की, वो आज वाकई हकीकत में नज़र आता है। यह हमारे कार्यक्रम की सफलता है। यकीन न हो तो आप YouTube पर जाकर हमारे उठाए मुद्दों को देख लें। आज हमने देश दुनिया के जिन मुद्दों को लिया है, उसमें पहला मुद्दा है कि आखिर क्यों कभी युवाओं के लिए रोजी रोजगार का सपना रहने वाला अमेरिका से मोह भंग हो रहा है। जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब तक करीब 4 करोड़ युवाओं ने अमेरिकी नौकरी छोड़कर यूरोपीय देशों का रुख किया है। इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने देश, जहां हम बात करेंगे आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। अपने देश की सियासत का एक चौंकाने वाला तथ्य मेरी निगाहों में पड़ा। वो ये कि आज तेलंगाना को आपात छोड़ दिया जाए तो अपने देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां की सरकारें 5-5 साल का पूरा कार्यकाल हर बार पूरा कर पाई हों। बिहार में तो करीब 2.5 दर्जन मुख्यमंत्री पदासीन हो चुके हैं। इस दिलचस्प पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा। दरअसल ये मुद्दा महाराष्ट्र और बिहार के हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर काफ़ी दिलचस्प है। इसके बाद हम लेंगे अपना तीसरा और आखिरी मुद्दा। वो है सुराजी के 75वें साल के अमृत महोत्सव को लेकर देश में छिड़े सियासी जंग की। कुछ लोग महंगाई तो कुछ विरोधी दल बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम और अच्छे दिन की आलोचना कर रहे हैं। इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दे की बात राजन के साथ। तो आइए चलते हैं अपने पहले मुद्दे की ओर। वैसे देखा जाए तो चीनी जासूसी पोत आखिरकार श्रीलंका के हम्मन पोर्ट पर पहुंच चुका है। भारत इसे लेकर बेशक ऐतराज करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और अब भारत चीनी जासूसी पोत की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। ये खबर सुर्खियों में है, लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका। एक ऐसा सशक्त राष्ट्र जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में देखा जाता है। एक वक्त वो भी रहा जब हर युवा की तमन्ना होती थी कि काश उसे अमेरिकी देशों में नौकरी करने का मौका मिल सके, या फिर जो भी पहले से नौकरी में रहे हो वो काफ़ी गर्व से ये बताते थकते नहीं थे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। लेकिन अब हालात लगातार बदल रहा है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और अमेरिका की जो कुछ भूमिका रही, उसकी सारी दुनिया में आलोचना किसी से छुपी नहीं। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की बारी आई। इसमें भी अमेरिका की जो भूमिका रही, उसकी जो नीतियां रहीं, उसके दबे जुबान से सर्वत्र आलोचना हुई। अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को सहयोग और इंटरनेशनल फोरम पर सिर्फ विरोध के सुर के अलावा अमेरिका का कोई भी सख्त कदम रूस के खिलाफ देखने को नहीं मिला। रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका केवल लामबंदी में ही सक्रिय नजर आता है। ये ऐसी वजहें हैं जो अमेरिका की साख पर लगातार बट्टा लगा रही हैं। अब जरा चलिए जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं उसे देखा जाए। आज जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि विश्व के युवाओं में अमेरिका की बजाय अब यूरोपीय देशों में रोजी रोजगार की ललक ज़्यादा बढ़ी है। अमेरिकी देशों से करीब 4 करोड़ युवाओं ने नौकरी छोड़कर यूरोपीय देशों का रुख किया है। अमेरिका से युवाओं का यूरोपीय देश की ओर पलायन एक नया ट्रेंड बन रहा है, जो अमेरिकी देशों के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि पहले ये होता रहा है कि अमेरिकी देशों में नौकरी करने वाले ज़्यादातर रिटायर्ड लोग अपने एक लग्जरी लाइफ के लिए इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस जैसे यूरोपियन देशों में आकर बसते रहे हैं। लेकिन युवाओं की संख्या जुड़ जाने के बाद ग्रीस, इटली और पुर्तगाल जैसे देशों में अमेरिकियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ये आंकड़ा करीब 45% के आसपास पहुंच चुका है। इजाफे का जो आंकड़ा है, अमेरिकियों की संख्या में बढ़ोतरी से इटली जैसे देशों की कई कंपनियों की कमाई भी लगातार उछाल पर है। अब देखिए आखिर क्यों अमेरिका से लोगों का लगातार मोहभंग होता जा रहा है। अमेरिका में पलायन का एक नया ट्रेंड आया है। 2021 का जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसमें करीब 4 करोड़ लोगों ने पलायन किया अमेरिकी देशों से।
पलायन करने वाले ज़्यादातर युवा हैं जो नौकरी पेशा रहे हैं। अमेरिकी देशों से नौकरी छोड़कर यूरोपीय देशों में ये पहुंचे हैं। युवा इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, फ्रांस जैसे देशों को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। अब ये तो समझ आ गया कि पलायन करने वाले युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। जानकार बताते हैं कि पलायन की सबसे बड़ी वजह डॉलर का मजबूत होना है। यानी जितने डॉलर में अमेरिका में जीवन यापन मुश्किल होता है, उसी डॉलर को अगर दूसरे देश के करेंसी के मुकाबले देखा जाए तो वहाँ उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरे देशों के मुद्रा के हिसाब से वहाँ एक लग्जरी लाइफ जीना बहुत आसान होता है। इसके अलावा अमेरिका में लगातार महंगा होता इलाज और इन सब से ऊपर वहाँ सामने आया गन कल्चर, जो एक बड़ी चुनौती भी है अमेरिका के लिए और लोगों में लगातार दहशत पैदा कर रहा है। अब आप सोचिए, अमेरिका में इस गन कल्चर की वजह से हत्या के मामलों में 30% का इजाफा हुआ है। इस गन कल्चर और महंगे होते डॉलर की वजह से कुछ नौकरी पेशा युवा यूरोपीय देश में तो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए अभी भी वो रिमोट वर्क कर रहे हैं और अच्छी खासी डॉलर वाली सैलरी से यूरोपीय देशों में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। चलिए, वजह चाहे जो हो, लेकिन ये अमेरिका के लिए तो चिंता की बड़ी वजह है ही। अनुमान इस बात का भी लगाया गया है कि आने वाले दिनों में ये पलायन और बढ़ेगा। चलिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश इस पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाता है, ये देखा जाएगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम चलेंगे अपने देश और बात करेंगे आज़ाद भारत के अस्थिर राज्य सियासत की। मारा का है बे? सर, मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपकी आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर? लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर। भारतीय सियासत से जुड़ा काफ़ी दिलचस्प मुद्दा है ये। हाल ही में महाराष्ट्र और बिहार में क्या कुछ हुआ आप सब ने देखा होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य सरकार के लिए 5 साल का समय निर्धारित है। 5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव कराने का प्रावधान है।
यानी सरकारें 5 साल तक रहेंगी। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम के बाद मैंने ये सोचा कि जरा देखा जाए कि अब तक आज़ाद भारत में जो राज्य की सियासतें रही हैं, कितना इस जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। दिलचस्प सियासी घटनाक्रम मेरे सामने आया और मैंने सोचा कि इससे आपको जरूर रूबरू कराऊं। आप भी चौंक जाएंगे सुनकर। कि आज़ाद भारत में अलग अलग राज्य अस्तित्व में जब से आए हैं, तेलंगाना को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसका भी हाल में ही गठन हुआ है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां सरकारों ने लगातार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। और काफ़ी कम संख्या में ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। यानी राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहा जहां अलग अलग समयों में सरकारों ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल संपन्न किया हो। बहुत ही चौंकाने वाला है ये सियासी घटनाक्रम। कुछ राज्यों का नज़ीर हम आपके सामने रखेंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वाकई वो हकीकत है। आइए देखते हैं, 4-5 बड़े राज्यों का हमने ब्यौरा लिया है। बिहार की बात कर ली जाए। सियासी दृष्टि से देखा जाए तो देश का सर्वाधिक अस्थिर राज्य रहा है बिहार। यहाँ उठापटक के मामले में बिहार नंबर 1 रहा है सरकारों के। अब तक 30 बार मुख्यमंत्री पद से बेदखल हो चुके हैं। मात्र 6 सरकारें ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पा रही, उसमें भी कई बार मुख्यमंत्रियों में बदलाव किया गया। अब बात कर ले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी अस्थिरता एक नियति बनी है। सियासी उठापटक के मामले में यूपी भी पीछे नहीं है। 1951 में पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। अब तक केवल 5 ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। एक रिकॉर्ड भी है उत्तर प्रदेश के नाम, जो सबसे कम एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका पाल ने कार्यभार संभाला था। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाने वाले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी सियासी उठापटक का दौर 1957 के बाद लगातार जारी रहा। 1975 से लेकर 2014 के बीच लगातार ये उठापटक देखने को मिला है। 2019 के बाद तो ये सर्वाधिक उठापटक का दौर रहा सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के। 5वें बड़े राज्य कर्नाटक की बात कर ली जाए, यहाँ भी ये मामला साफ तौर पर देखने को मिला है। कर्नाटक में भी मात्र 4 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक और राज्य की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी मामला वैसा ही देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी 1951 में पहली बार चुनाव हुआ। 2018 के बाद मध्य प्रदेश में लगातार उठापटक का दौर रहा। मध्य प्रदेश में 6 ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल कर पाए। हालांकि इस कड़ी में एक और बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये देश का सरकार के मामले में सबसे ज़्यादा स्थिर राज्य कहा जा सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनिस्टों ने राज किया। यहाँ 12 सरकारें ऐसी रहीं जो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा की। और फिलहाल यहाँ ममता बनर्जी के तृणमूल सरकार है। बात की जाए तेलंगाना की तो मैंने इसे इसलिए अपवाद बताया था क्योंकि इस राज्य के अस्तित्व में आए अभी बहुत दिन नहीं हुआ है और अब यहाँ दूसरी बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब आप सोचिए, अमूमन वो राज्य जहाँ पहली बार 1991 में राज्य सरकार का गठन हुआ, आज उसके 70 साल पूरे हो रहे हैं और एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां की सरकारें पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा की हों। यानी देखा जाए तो अगर इस 70 साल के हिसाब से गणना की जाए तो अमूमन पूरे राज्यों में केवल 14 मुख्यमंत्री ही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आप भी सोचिएगा और देखिएगा, आपको एक भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जो केवल 14 मुख्यमंत्रियों वाला राज्य हो। कहीं ये संख्या 15 तो कहीं ये 20, तो बिहार जैसे राज्यों में तो ये 30 के पार पहुंच चुकी है। सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री बदले जाने की परंपरा
सबसे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, जो बाद में समय अनुसार दूसरे राज्यों तक पहुंच गई और आज भी उठापटक का ये दौर बदस्तूर जारी है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सुराजी के 75वें उत्सव में भी सियासत जमकर हुई। हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा से पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा जरूर, लेकिन मूलभूत समस्याओं को लेकर विरोधी दलों ने केंद्र सरकार की जमकर मजम्मत कर डाली। इस पर हम आपसे विस्तार से आगे बात करेंगे। आप जाइएगा कहीं नहीं, बस यूं गया और यूं आया। सियासत से जुड़ी खबरें हो, खेल जगत के शॉर्ट्स हो या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, क्या है अट जगत के हाल, कराने सबसे रूबरू आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मानवता को कराहने से रोकने, मजलूमों के सपनों को पिरोने, सिसकते परिवार में खुशियां लाने, बदलते समाज को खुशियों से रंगने, खबरों की ढेर से सही खबर लेकर आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मारा का है बे? सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपके आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर। लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देश अपने सुराजी का 75वां साल पूरा कर रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों ने इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया है। पिछले करीब एक साल से लगातार समारोहों का दौर जारी है। बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तक हर जगह पिछले साल भर से अलग अलग आयोजनों का दौर जारी है। सुराजी के इस 75 साल पर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा की धूम रही। शहर शहर गांव गांव लोगों ने जमकर भागीदारी की इस सुराजी के जश्न में। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ये आयोजन बढ़ चढ़कर हुआ।
समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर दिल्ली के केजरीवाल सरकार की, सबने तिरंगा के आन बान शान के इस जश्न को बीजेपी से भी बढ़ चढ़कर मनाने की एक बड़ी चुनौती मानकर कार्यकर्ताओं को इसमें उतार दिया। 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से देश के संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद जैसे मुद्दे को उठाकर देश में हलचल पैदा कर दी। पहले से ही कांग्रेस जैसे विरोधी दल केंद्र सरकार की महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग संचार माध्यमों पर जमकर मजम्मत करते रहे हैं और इस सुराजी के मौके पर भी सियासत अपने चरम पर नजर आई। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने केवल सियासत में ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों से लेकर हर जगह देश के लिए अहितकारी बताया, लेकिन बोलने वालों ने इसे नेहरू गांधी परिवार पर लाकर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया खासकर ट्विटर और व्हाट्सएप पर अलग अलग तरीके से जो मैसेज आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक दिलचस्प कमेंट का भरमार है। कहीं लिखा जा रहा है कि दूध पनीर के दाम का बढ़ना ही अमृत महोत्सव है, तो कहीं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों की 2014 से पहले के दामों की तुलना कर अमृत महोत्सव का नाम दिया जा रहा है। कुछ तो मैंने देखा कि चीन की सीमा से पैदा हो रही असुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग साग सब्जी की बढ़ती कीमतों को लेकर इस अमृत महोत्सव के अपने अंदाज में मायने निकाल रहे हैं। यानी जितने विरोधी दल, जितने लोग, उतनी ही उनकी दलीलें। राजनीति जमकर हो रही है, बीजेपी का सबको जवाब भी दिया जा रहा है, ये कहकर के विपक्षी दलों की इसी करनी ने उनसे जनता का समर्थन छीन लिया है। तमाम तरह का विश्लेषण है। डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक का सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाना, यह भी विरोधी दलों की आलोचना का केंद्र है। लेकिन इन सब के बीच ये भी एक सच्चाई है कि तिरंगे से मोहब्बत करने वाला हर शख्स अपने घर पर तिरंगा लहराकर अपने जोश और जज्बे का प्रमाण देने में ऐसे सियासी बयानबाजी को दरकिनार कर दिया। हालांकि ये भी हकीकत है कि प्रधानमंत्री का देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का प्रण सबको एक नई उम्मीद जगाता है। सुराजी के 76वें पायदान पर खड़ा हो रहे राष्ट्र को अभी बहुत कुछ करना है, ये भी हकीकत है। खासकर उस वर्ग विशेष के लिए जो पढ़ लिख कर रोजी रोजगार के इंतजार में हैं, उनके लिए जो किसान अपने उज्जवल भविष्य का सपना संजोए हैं, उन महिलाओं के लिए जो महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना चाहती हैं लेकिन उनके पास अवसर नहीं है, उन बुजुर्गों के लिए जो अपने बुढ़ापे के लिए एक सम्मानजनक जीवनचर्या चाहते हैं, या उन राष्ट्रभक्तों को जो देश में एक भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था चाहते हैं। सामाजिक, सांप्रदायिक और जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर गंगा जमुनी तहजीब को नज़ीर मानकर एक नए राष्ट्र की एक नई व्यवस्था को कायम करके ही हम वाकई इस अमृत महोत्सव को सार्थक बना पाएंगे। ये सबको समझना पड़ेगा, हर सियासतदान को समझना पड़ेगा, हर राज्य सरकार को और सारे राज्यों के अभिभावकों की भूमिका वाले केंद्र सरकार को भी समझना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आपके सुझाव से हम अपने इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में सक्षम होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना विशेष ख्याल। फिर मिलूंगा कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।